हाँ जी, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। बच्चे, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़ना शायद आपको याद होगा स्टार्ट किया था, सिर्फ हम लोगों ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का इंट्रोडक्शन किया था और उसके अलावा हम लोगों ने रिलायंस का एक एग्जाम्पल लिया था। जहाँ तक मुझे याद है हम लोगों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की वेबसाइट निकाली थी और उसमें हमने देखा था कि यस, ये लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पढ़ा था हम लोगों ने। एक बार जो हम लोगों ने पढ़ा था मैं उसको हल्का सा विद इन 2 to 4 मिनट्स रिवाइज करा दूं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। मैंने कहा था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा टॉपिक है। इतना बड़ा टॉपिक है कि ICSI ने इसको एक चैप्टर की तरह ट्रीट किया हुआ है, राइट। ध्यान से समझिएगा, हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज गिवन अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 4। बच्चे, मैंने आपको बताया था कि जब हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नाम की टर्म कंपनी लॉ में 2013 में आई है, 2013 में। इससे पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, राइट। लेकिन सेबी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पहले भी रिकॉग्नाइज करता था। सेबी कब रिकॉग्नाइज करता था? इन द ईयर 2000। इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया में सन 2000 से पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। कॉन्सेप्ट कब आया? सन 2000 में। वो भी कौन लेके आया? सेबी, राइट। और कंपनी लॉ ने उसको कब रिकॉग्नाइज किया? इन द ईयर 2013। सिंपल सी बात है। जब हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करते हैं तो सर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते क्या है? बड़े ध्यान से सुनिएगा। कंपनी में जितने भी तरीके के डायरेक्टर होते हैं, कभी हम ऑल्टरनेट डायरेक्टर बोलते हैं, कभी हम एडिशनल डायरेक्टर बोलते हैं, कभी नॉमिनी डायरेक्टर बोलते हैं, कभी मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं, कभी हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलते हैं। मेन दो ही कैटेगरीज होती है, मेन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव, होल टाइम एंड पार्ट टाइम। सिंपल सी बात है, राइट। उसी में से आगे वेरिएशंस निकलती रहती है। मैंने आपको ये कहा था कि कभी भी होल टाइम डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। ये बात तो सिंपल सी है। होल टाइम डायरेक्टर हमें याद है जो रोज ऑफिस आता है, जो सैलरी लेता है, राइट। पार्ट टाइम डायरेक्टर जिसको हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोलते हैं, उसके लिए क्राइटेरिया गिवन है। अगर आप उस क्राइटेरिया को फॉलो करोगे तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर माने जाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ पार्ट टाइम डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्लस क्राइटेरिया। अगर आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो और क्राइटेरिया को फॉलो करते हो तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर माने जाओगे। सिंपल सी बात है। अब मैंने आपको कहा था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसको चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, कौन होता है, ये सब कुछ हमने पढ़ना है। हमने सबसे पहले डिस्कस किया था लिस्टेड कंपनी की बात, कि हर लिस्टेड कंपनी में कम से कम 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए, कम से कम। हमने बात करी थी कि रिलायंस के अंदर 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे, हमने जब पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो इसका मतलब या तो रिलायंस में टोटल डायरेक्टर्स 18 होंगे, इसलिए उन्होंने 6 रखे, 1/3। या ऐसा भी हो सकता है कि टोटल मिला के रिलायंस में 15 डायरेक्टर्स हो, लेकिन 1/3 बनते हैं 5। 15 का 1/3 कितना बनता है? 5। हो सकता है 5 की जगह उन्होंने 6 रख लिया, क्योंकि लॉ कह रहा है ना एटलीस्ट कम से कम 1/3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। भाई हमारी कंपनी में 15 डायरेक्टर्स हैं, कम से कम 5 इंडिपेंडेंट होने चाहिए। हम 6 रखें, 7 रखें, क्या दिक्कत है उसके अंदर, राइट। तो इसका मतलब लिस्टेड कंपनी में टोटल का 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। एट द सेम टाइम कहता है जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, आप ध्यान से देखो, लिस्टेड कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, इसका मतलब ये हुआ ना कि प्राइवेट कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत नहीं है। यही मतलब हुआ ना इसका, कि प्राइवेट कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत नहीं है। प्राइवेट कंपनी अकॉर्डिंग टू लॉ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किस किस में चाहिए? लिस्टेड कंपनी में या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में। मेरी बात को बेटा बड़े ध्यान से सुनना प्लीज, ऑल ऑफ यू। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। प्राइवेट कंपनी हो या कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट हो, इन दोनों को ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जरूरत नहीं होती। यह चीज याद रखना प्लीज। Independent director is not required to be appointed under private company and company not for profit. लिख लो वहीं पर अपने बुक के साथ, लिख लो, independent director is not required to be appointed. Independent director is not required to be appointed in private company और NPC, कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट।
राइट, ठीक है जी। फिर मैंने आपको कहा कि लिस्टेड पब्लिक कंपनी में तो 1/3 होने चाहिए, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। लिखा हुआ है कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, और ये बात कहाँ लिखी है? रूल 4 के अंदर लिखी है। और इसमें भी क्या कह रहा है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कौन सी? जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, और बोरोइंग मोर देन 50 करोड़ है। पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, और साथ में कह रहा है बोरोइंग मोर देन 50 करोड़। याद रहेगी बात। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पब्लिक है, मैं ये नहीं कह रहा रख नहीं सकती प्राइवेट कंपनी, अकॉर्डिंग टू लॉ रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो 2 बातें होंगी, या तो आप लिस्टेड होगे या आप अनलिस्टेड होगे। लिस्टेड होगे तो 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स, अनलिस्टेड होगे तो एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। लेकिन कौन सी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में 2 होने चाहिए? जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, और बोरोइंग मोर देन 50 करोड़। क्लियर है ये बात सबको? डन। अब देखिए आगे क्या कहता है। कहता है जी ये बताइए कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जब आप बात कर रहे हो बॉस, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत क्यों है? सबसे पहली बात, व्हाई इज ही रिक्वायर्ड? व्हाई इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिक्वायर्ड? ध्यान से देखते हैं बच्चे। अबे यार बस इसको सेट होने दो। बच्चे ध्यान से देखना, मैंने ना एक मूवी देखी थी, उसका नाम था कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट मूवी देखी है? शायद मधुर भंडारकर साहब ने बनाई थी, और बिपाशा बसु वॉज द एक्ट्रेस इन दैट मूवी। उस मूवी में ना एक सीन दिखाया हुआ है कि एक ना कोई कंपनी होती है, वो कंपनी कोई कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक कोई लॉन्च कर रही होती है, और उनका एक डायरेक्टर होता है, वो कहता है कि मैं इसको अप्रूव नहीं कर सकता। बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए होता है, बोर्ड मीटिंग चल रही होती है, और एक डायरेक्टर कहता है कि सॉरी मैं इसको अप्रूव नहीं कर सकता। तो जो मालिक होता है कंपनी का, जो एमडी होता है, वो कहता है भाई देख ले तेरी मर्जी है, या तो तू रेजोल्यूशन को अप्रूव कर दे या तो कंपनी से रिजाइन कर दे, बाय बाय टाटा सी यू। क्यों? क्योंकि उस नेचर ऑफ बिजनेस के लिए यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए होता है, और यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन का मतलब है जितने डायरेक्टर्स मीटिंग में आए सबका चाहिए। वो कहता है मैं अप्रूवल नहीं दूंगा। कहते भाई या तो तू बैक डेट से रिजाइन कर दे या तू अपना अप्रूवल दे दे। वो कहता है नहीं जी मैं गलत प्रोजेक्ट को अप्रूव नहीं करूंगा, आई विल प्रेफर टू रिजाइन फ्रॉम द कंपनी। इसका मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कंपनी में चाहिए क्यों होते हैं? हम जनरल भाषा में बोलते हैं टू रेज रेड फ्लैग्स। टू रेज रेड फ्लैग्स मतलब कंपनी जब भी कोई काम कर रही है उसमें कंपनी बड़े सारे गलत काम करती है, और जब भी कुछ गलत काम हो रहा है तो वन शुड बी देयर टू रेज ऑब्जेक्शन, एंड हु इज दैट वन? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये बात समझ आ रही है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ भी गलत कर रहे हैं तो उनको गलत करने से कौन रोकेगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखिए क्या कह रहा है इंट्रोडक्शन, कह रहा है दे आर द ट्रस्टीज टू द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का मतलब हो गया शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स। शुड रेज रेड फ्लैग मतलब शुड रेज ऑब्जेक्शन। दे शुड इंश्योर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यहाँ पे वर्ड आ रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यार ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ये कई बार आप सेकेंड मॉड्यूल में जब आओगे सिक्योरिटी लॉ में, यू विल रियलाइज कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक चैप्टर है पूरा का पूरा। अभी हमसे कोई पूछे कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, तो मैं बोलूंगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस गुड कॉर्पोरेट प्रैक्टिस होती है। क्या होती है? गुड कॉर्पोरेट प्रैक्टिस। लिखना एक बार, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में 3-4 लाइनें लिखो। गुड कॉर्पोरेट प्रैक्टिस। Corporate governance is a good corporate practice directed towards attainment of it is a good corporate practice directed towards attainment of fairness, accountability and transparency. Fairness, accountability and transparency. फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। कहता जी वी हैव टू मेक इंश्योर कि हम कंपनी जो है वो ट्रांसपेरेंटली काम कर रही है, कंपनी फेयरली काम कर रही है, और अगर कुछ गलत करेगी तो कंपनी अकाउंटेबल मानी जाएगी। इंडिया में ध्यान से समझेगा जो मैं कह रहा हूँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक मॉडल है जो कंपनीज को फॉलो करना होता है।
कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कंपनी लॉ में जितने भी फ्लॉज रह गए हैं, जितने भी लूप होल्स रह गए हैं जिनका लोग फायदा उठाते हैं, उन लूप होल्स को बंद करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल आया। इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल कौन लाया था? नारायण मूर्ति कमेटी। नारायण, बहुत सारी कमिटीज है, जो लास्ट जिसका एफर्ट था, जो लास्ट कमेटी है, मैं उसका नाम बता रहा हूँ, नारायण मूर्ति कमेटी। लिख लो ये बात मार्जिन लाइन के ऊपर। कॉर्पोरेट गवर्नेंस in India is the recommendation of Narayan Murthy committee. Is the recommendation of Narayan Murthy committee. ठीक है, डन। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि नारायण मूर्ति कमेटी या कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे इंश्योर करते हैं कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कंपनी लॉ बोलता है एनुअली आप शेयर होल्डर्स के घरों पे बैलेंस शीट और पीएनएल भेजोगे। भेजते हैं हम, हर कंपनी मेंबर्स के घर पे एजीएम के नोटिस के साथ बैलेंस शीट भी भेजती है और पीएनएल भी भेजती है। पता है हम सबको ये बात। कहता है आप कंपनी बीइंग अ कंपनी सालाना एनुअली यू आर अंडर ऑब्लिगेशन टू फाइल कॉपी ऑफ बैलेंस शीट एंड पीएनएल टू योर शेयर होल्डर्स, राइट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल कुछ और कहता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल कहता है भाई एक बात बताओ, व्हाई एनुअली, व्हाई नॉट क्वार्टरली? आप अगर साल में एक बार लोगों को अकाउंट्स भेजोगे, आप तो बहुत ज़्यादा हेरा फेरी कर सकते हो। हर 3 महीने बाद भेजो ना, हर 3 महीने बाद भेजोगे तो इसका मतलब आप उतने ज़्यादा फ्रॉड नहीं कर पाओगे, हाँ या ना? तो क्या ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई? समझ रहे हो ये चीज़? इंस्टेड ऑफ एनुअली क्या हो गया? क्वार्टरली हो गया, राइट। इसके अलावा कहता है भाई व्हाई टू शेयर होल्डर्स ओनली, व्हाई टू मेंबर्स, व्हाई नॉट टू एंटायर पब्लिक। एक अमित बोरा नाम का बंदा है जो कंपनी के शेयर्स लेने की सोच रहा है, अभी प्लान कर रहा है लूँ या ना लूँ। क्या उसको कंपनी के बारे में सब कुछ जानने का हक नहीं है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब कंपनी लॉ में और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में डिफरेंस समझो। अगर मैं डिफरेंस समझाने की कोशिश करूं तो कंपनी लॉ क्या बोलता है? कंपनी लॉ बोलता है एनुअल डिस्क्लोजर टू मेंबर्स, एनुअल डिस्क्लोजर टू मेंबर्स। जबकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या बोलता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलता है कि एनुअल तो है ही है, उसके साथ क्वार्टरली डिस्क्लोजर टू पब्लिक। अब आप बताओ इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ी क्या नहीं बढ़ी? राइट, क्योंकि एक तो पब्लिक को बताना है, वो भी हर 3 महीने बाद बताना है। क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ी तो इसका मतलब ना चाहते हुए भी आपको फेयर होना पड़ेगा, तो इससे फेयरनेस भी बढ़ी। और अगर आप फेयर नहीं होते हो तो लोग आपसे जवाब मांगेंगे, इसका मतलब अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ गई। यस और नो? तो फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, याद रहेगी बात। तो कहने का मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल जो है, इट हैज़ टू मेक, कंपनी हैज़ टू मेक इंश्योर कि हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही हो रही है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए किसको रखा गया? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को रखा गया। क्लियर है ये बात? देखो अब एक चीज़ बताओ, मान लो किसी चीज़ के लिए BR प्लस OR चाहिए होता है, बोर्ड रेजोल्यूशन प्लस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से खाली BR पास करके वो काम कर लिया, OR पास ही नहीं किया। ये बात कौन बताएगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से तो आके गवर्नमेंट को बताएंगे ना कि कंपनी ने ऐसे ऐसे गलत किया है, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल नहीं दिया। समझ आ रही है ये चीज़? याद रहेगा। या फेक मिनट्स बना दिए, कोई मीटिंग नहीं करी, राइट। क्लियर है? देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है भाई चलो हमें ये तो समझ आ गया, रूल 4 क्या कह रहा था? किस किस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए? लिस्टेड में होना चाहिए और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में होना चाहिए। पेड अप कैपिटल, टर्नओवर एंड लोन मोर देन 50 करोड़ रुपीज। पढ़ लिया हमने, राइट। अब यहाँ पर कह रहा है क्वालिफिकेशन क्या है भाई? कौन बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? ठीक है जी। देखिए अब देखो इसमें ना बड़ा वेग सा आंसर है, इसमें कोई चीज नहीं दी हुई, बड़ा वेग और बड़ा डिस्प्यूटेड सा आंसर है ये। कह रहा है जी स्किल वाला बंदा होना चाहिए, नॉलेज वाला बंदा होना चाहिए, एक्सपीरियंस वाला बंदा होना चाहिए। स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस। भाई हमारे देश में तो हर बंदा समझता है मेरे में तीनों क्वालिटीज हैं। हर बंदा सोचता है मैं स्किलफुल भी हूँ, मैं स्किल्ड हूँ, मैं नॉलेजेबल भी हूँ, मैं एक्सपीरियंस भी हूँ। हमको अपने से बड़ा लगता ही कोई नहीं है। यस और नो? ये बड़े वेग से पॉइंट हो गए ना, इसमें कोई कॉन्क्रीट, यू कैन से कोई कॉन्क्रीट क्राइटेरिया नहीं है कि हाँ जी ये होना चाहिए। भाई आप स्किल होने चाहिए, आप नॉलेजेबल होने चाहिए, आप
एक्सपीरियंस होने चाहिए। अब कई लोग ऐसे होते हैं एक्सपीरियंस होते हैं, अकल फिर भी नहीं होती। कई लोग होते हैं नए नए होते हैं, जीनियस होते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होता। कहता नहीं जी आपके पास सब कुछ होना चाहिए, राइट। कह रहा है किस में होना चाहिए, कहता है या तो फाइनेंस में, या लॉ में, या मैनेजमेंट में, या सेल्स में, या रिसर्च में, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, या टेक्निकल में, या एडमिनिस्ट्रेशन में, या अदर डिसिप्लिन में। इनमें से किसी में भी आपके पास स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक चीज़ याद रखना, लॉ में एक्सपीरियंस, पढ़ाने को लॉ में एक्सपीरियंस नहीं बोलते। जी मैं 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ तो मैं लॉ में एक्सपीरियंस दूँ ना, जीरो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लॉ में वैल्यू का मतलब, लॉ में एक्सपीरियंस का मतलब है कि आप लॉ के प्रैक्टिसिंग रहे हो किसी प्रोफेशन में, चाहे आप एडवोकेट रहे हो, चाहे आप प्रैक्टिसिंग सीएस रहे हो। आपको पता है मैं जहाँ पर भी अपना प्रोफाइल दिखाता हूँ मैं प्रैक्टिसिंग सीएस का दिखाता हूँ, टीचर का थोड़ी दिखाता हूँ। टीचर या लेक्चरर या कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे ये बहुत बड़ा बिजनेस हो गया आज की डेट में, लेकिन लोगों को तो वही ट्यूशन टीचर समझ आता ना, मास्टर जी, समझ आ रही है बात। ट्यूशन पढ़ाते हो, वो ट्यूशन भी नहीं बोलते, कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बहुत दूर का, ट्यूशन पढ़ाते हो तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा लॉ के अंदर। समझ आ रही है बात। लीगल एक्सपीरियंस, अब मैं क्यों बोलता हूँ कि आई एम अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम लास्ट 7 ईयर्स। आप मेरे अगर कभी ऑफिशियल विजिटिंग कार्ड्स वगैरह देखो तो वो सारे के सारे पीसीएस हैं। मेरी जो रिटर्न जाती है उसके अंदर मेरा प्रोफेशन पीसीएस है। मैं रिटर्न में टीचर थोड़ी दिखाता हूँ, पीसीएस दिखाता हूँ। तो लॉ का एक्सपीरियंस मतलब आप अच्छे खासे प्रोफेशनल होने चाहिए। अब यार ये आता है मेन क्वेश्चन, अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चन। ये देखिए क्या कहता है, ये कहता है जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या मतलब है। मतलब ये जो मतलब है ना, ये मतलब नहीं है, एक्चुअली ये क्राइटेरिया है कि अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हो ना तो आप इस सब के अंदर ये शर्तें आपको माननी पड़ेंगी और ये आपको अवॉइड करनी पड़ेगी, राइट। ये मीनिंग कम है और क्राइटेरिया ज़्यादा है, राइट। अगर आप पहली बात देखो, सबसे पहले कह रहा है जी आप एमडी नहीं होने चाहिए, आप होल टाइम डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, क्योंकि एमडी और होल टाइम डायरेक्टर तो यार वही होते हैं ना। एमडी भी होल टाइम डायरेक्टर होता है, एम्प्लॉई होते हैं दोनों। और मैंने कहा था कि हमेशा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है, पार्ट टाइम डायरेक्टर होता है, राइट। कहता है नॉमिनी डायरेक्टर पार्ट टाइम होता है, पर नॉमिनी डायरेक्टर भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा। नॉमिनी डायरेक्टर इस, देखो कोई भी पार्ट टाइम डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है सिवाय नॉमिनी डायरेक्टर के। आपको याद है ना नॉमिनी डायरेक्टर कौन होता है। जब बैंक ने आपको लोन दिया, किसी बैंक ने आपको 1000 करोड़ का लोन दिया और वो लोन दिया, अब वो बैंक देखना चाहता है कि वो 1000 करोड़ कहीं आप मिसयूज तो नहीं कर रहे हो। भाई पता चलो उस 1000 करोड़ में से आपने 20 करोड़ अपनी बेटी की शादी पे लगा दिया डायरेक्टर ने, पता थोड़ी चलेगा किसी को, हाँ या ना। गेटिंग माई पॉइंट। तो लॉ ये कहता है कि जी बैंकर ये कहता है कि जी मैं आपको इतना बड़ा लोन तभी दूंगा जब आप मेरा एक बंदा अपनी कंपनी में एज अ डायरेक्टर बिठाओगे, और उसका नाम है नॉमिनी डायरेक्टर। तो नॉमिनी डायरेक्टर देखा जाए तो होता कंपनी में है, लेकिन बंदा वो कंपनी का नहीं है, बंदा किसका है, वो बैंकर का है, हाँ या ना। तो पुराना वाला जो लॉ था, जो सेबी था पुराने वाला, कंपनी लॉ तो कुछ बोलता नहीं था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में। सेबी बोलता था नॉमिनी डायरेक्टर इज इंडिपेंडेंट। सेबी क्या बोलता था, नॉमिनी डायरेक्टर इज इंडिपेंडेंट। कंपनी लॉ के आने से ये चेंज हो गया। कंपनी लॉ कहता है भाई 1000 करोड़ रुपया उसका लगा हुआ है कंपनी में, उसका एजेंट है नॉमिनी डायरेक्टर, उससे ज्यादा तो इंटरेस्ट ही किसी का नहीं है। वो अपने पैसे निकलवाने के लिए कंपनी जहां कहेगी गलत डॉक्यूमेंट पे साइन कर, वो तो कर देगा, यस और नो। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू लॉ नॉमिनी डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है। नो डाउट ये होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, लेकिन ये पार्ट टाइम डायरेक्टर है। लेकिन बीइंग अ पार्ट टाइम डायरेक्टर ऑल्सो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप। क्यों, क्योंकि इसके बैंक का ह्यूज अमाउंट कंपनी ने एज अ लोन लिया हुआ है। एनी डाउट, याद रहेगा सबको, समझ आती है कहानी। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन कौन नहीं हो सकता बच्चे, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हो सकता, होल टाइम डायरेक्टर नहीं हो सकता, एंड नॉमिनी डायरेक्टर नहीं हो सकता, राइट। चलें आगे। अब देखिए आगे क्या कहता है। अगेन वही वाली बात, आप इंटीग्रिटी वाले बंदे होने चाहिए, आप एक्सपर्टीज वाले बंदे होने चाहिए, और आप एक्सपीरियंस वाले बंदे होने चाहिए। इंटीग्रिटी मतलब एबिलिटी, मतलब आपके बस की होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। एक्सपर्टीज होने चाहिए और एक्सपीरियंस वाले बंदे होने चाहिए, इसमें कोई डाउट, सिंपल है। इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। चलें आगे। अब देखिए आगे क्या कहता है। आगे कहता है नीदर प्रमोटर, आप प्रमोटर नहीं हो, देखो लॉ की लैंग्वेज समझो, नीदर प्रमोटर, आप प्रमोटर नहीं होने चाहिए, नॉर रिलेटिव ऑफ प्रमोटर और डायरेक्टर, ना तो आप प्रमोटर हो ना प्रमोटर और रिलेटिव के रिश्तेदार हो। ये बात समझ आ रही है।
आप प्रमोटर, आप खुद भी प्रमोटर नहीं होना चाहिए और आपका कोई रिश्तेदार भी प्रमोटर उस कंपनी में नहीं होना चाहिए। किस कंपनी में? उस कंपनी में जिसमें आप बन रहे हो। इधर देखिए, उस कंपनी में, उसकी होल्डिंग में, उसकी सब्सिडरी में या उसकी एसोसिएट में। याद है मैंने आपको बताया था, उसमें, उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडरी या उसकी एसोसिएट में। एसोसिएट मैंने बताया था जिसमें हमने 20 और मोर परसेंटेज खरीदी है। राइट, क्लियर है? मैं या मेरा कोई रिश्तेदार डायरेक्टर या प्रमोटर नहीं होना चाहिए उस कंपनी में, उसकी होल्डिंग में, उसकी सब्सिडरी में या उसकी एसोसिएट में। याद रहेगा बेटा? क्लियर है? पहले 2 पॉइंट्स हमको समझ आ गए। डन। हमें ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया कि इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस वाला बंदा होना चाहिए, प्रमोटर नहीं होना चाहिए या प्रमोटर और डायरेक्टर का रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। किस कंपनी में? उसमें, उसकी होल्डिंग में, उसकी सब्सिडरी में, उसकी एसोसिएट। डन। आगे कह रहा है नो पेक्यूनरी रिलेशन, या नो पेक्यूनरी मतलब मॉनिटरी रिलेशन। मॉनिटरी रिलेशन नहीं होना चाहिए। किसके साथ नहीं होना चाहिए? उस कंपनी के, होल्डिंग के, एसोसिएट के या सब्सिडरी के साथ कोई मॉनिटरी रिलेशन नहीं होना चाहिए। ना तो उस साल में होना चाहिए, ना पिछले 2 सालों में होना चाहिए। उस साल या पिछले 2 सालों में हमारा उस कंपनी से कोई मॉनिटरी रिलेशन नहीं होना चाहिए। पता चले कि हम उसके एम्प्लॉई हैं, सैलरी ले रहे हैं उससे, या पता चले कि हम उसमें डिस्ट्रीब्यूटर थे, उससे कमीशन वगैरह आती थी, कह रहा हमारा कोई मॉनिटरी रिलेशन उससे नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो, आप इधर देखो ध्यान से, आप ये थर्ड वाला पॉइंट इधर देखना बेटा। थर्ड पॉइंट, पहले 2 पॉइंट्स तो समझ आ गए हमें, इंटीग्रिटी वाला और हम या हमारा कोई रिश्तेदार डायरेक्टर या प्रमोटर नहीं होना चाहिए। थर्ड और फोर्थ पॉइंट की हेडिंग में फर्क समझो। रक्षिता जी, थर्ड और फोर्थ पॉइंट की हेडिंग का मतलब बताना प्लीज। थर्ड पॉइंट की लाउडली रीड करना। पेक्यूनरी मतलब मॉनिटरी, नो पेक्यूनरी रिलेशनशिप। और फोर्थ की हेडिंग पढ़ो। मतलब समझ आ रहा है दोनों का कि इसमें हमारे रिलेशन की बात कर रहा है थर्ड पॉइंट में, और फोर्थ पॉइंट में हमारे रिश्तेदार के, हमारे रिलेटिव के पेक्यूनरी रिलेशन की बात कर रहा है। ठीक है जी। हमारे में तो साफ ही कह दिया कि हमारा कोई मॉनिटरी रिलेशन होना ही नहीं चाहिए। रिश्तेदार के बारे में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है हमारे रिश्तेदार का कंपनी में, होल्डिंग, सब्सिडरी या एसोसिएट में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए उस ईयर या उससे पिछले 2 सालों में। ये डायग्राम तो सेम है यहाँ तक। नीचे देखो क्या कह रहा है, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कह रहा है 50 लाख रुपए या 2% और मोर, या 50 लाख या 2% ऑफ मोर टोटल टर्नओवर और टोटल इनकम विचएवर इज लोअर, या आई कैन से विचएवर इज लोएस्ट। तीनों में 3 आ गए ना, ध्यान से समझो। कहता है जी उसकी टोटल इनकम, जो हमारी कंपनी की टोटल इनकम है उसका 2%, या जो कंपनी का टर्नओवर है उसका 2%, या 50 लाख, विचएवर इज लोएस्ट। इनसे ज्यादा हमारे रिश्तेदार का रिलेशन नहीं होना चाहिए। ये क्राइटेरिया, फॉर्मूला दिया हुआ है। इसको देखो, इधर देखिए, ध्यान से देखते हैं बेटा। एक एग्जांपल लेते हैं, इधर देखना बड़े ध्यान से। अमित वोरा को PQR लिमिटेड में, अमित वोरा को PQR लिमिटेड में डायरेक्टर बनाया जा रहा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है। क्वेश्चन सुनना, केस स्टडी। अमित वोरा को PQR लिमिटेड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया जा रहा है। ठीक है। अब PQR लिमिटेड की जब आप बात करते हो तो इसकी इनकम है PQR लिमिटेड की साल की 100 करोड़, टर्नओवर है इसका 300 करोड़। ठीक है जी। और अमित वोरा की एक वाइफ है, उस वाइफ ने PQR लिमिटेड के अंदर ₹80 लाख के शेयर्स खरीदे हुए हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन समझ आ रहा है। एक कंपनी है, उसका नाम क्या है? PQR लिमिटेड। PQR लिमिटेड की इनकम कितनी है? 100 करोड़। टर्नओवर कितना है? 300 करोड़। PQR लिमिटेड में अमित वोरा नाम का एक बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने वाला है, जिसकी वाइफ ने 80 लाख रुपए के शेयर्स PQR में खरीदे हुए हैं। क्लियर है ये बात? अब बताइए, शुभम के साथ जो मैम बैठी है, क्या बेटा आपका नाम है? मानसी। मानसी जी आगे आइए, आगे आइए प्लीज। और बेटा इस क्वेश्चन को देख के बताइए कि क्या आपके हिसाब से अमित वोरा इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉट। सोच के जवाब दीजिएगा। फॉर्मूला ऊपर है आपके सामने,
ये रहा, क्या मैं एलिजिबल हूं, येस और नो? बोलो, पढ़ो उसको। 2% और मोर ऑफ टर्नओवर, या 2% और मोर ऑफ टोटल इनकम, या 50 लाख, विच एवर इज लेस। अगर कम से कम उतना इन्वेस्ट किया हुआ है मेरे किसी रिलेटिव ने, तो मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। मेरे किसी रिश्तेदार नहीं बन सकता, क्यों? आंसर दो। इनकम का 100 पर करोड़ का 2% लेंगे हम, चलो ले लिया, कितना हो गया? 2 करोड़, है ना? या और किसका लेंगे 2%? टर्नओवर का। टर्नओवर का 300% है, 300 करोड़ है, 300 करोड़ का 2% लिया, कितना हो गया? कितना हो गया? 6 करोड़। 6 करोड़ हो गया। तो 2 और 6 और 50, लोएस्ट क्या है? 50। अगर इतना या इससे ज़्यादा है मेरे रिलेटिव का, तो मैं नहीं बन सकता। कितना है? 80 लाख। तो इससे ज़्यादा हो गया, इसका मतलब अमित वोरा इज नॉट एलिजिबल। थैंक यू बेटा, समझ आई ये बात सबको? क्लियर है? टर्नओवर का 2% या टोटल इनकम का 2% या 50 लाख, विच एवर इज लोएस्ट। उसका उससे अगर ज़्यादा है तो मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। याद रहेगी बात? यही केस स्टडी है यार, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। चले आगे, डन। तो अभी तक अगर हम देखें तो हमें 4 सबसेक्शन समझ आए, 4 पॉइंट समझ आए। पहला इंटीग्रिटी वाला, दूसरा हमारा कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, तीसरा हमारा कोई पेक्यूनरी रिलेशन नहीं होना चाहिए, और चौथा हमारे रिश्तेदार का कितना पेक्यूनरी रिलेशन अलाउड। एनी डाउट? जवाब दे दो प्लीज। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, यहां पे देखिए, देखिए यार, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 इयर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 इयर्स वाला पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला इंपॉर्टेंट मतलब इन द सेंस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बच्चों को समझ नहीं आता पहली बार में, इसलिए 100% ध्यान देना बेटा। यहाँ पे देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इन 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, इसका मतलब समझ आ रहा है? इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, पिछले 3 सालों के अंदर अंदर। इसमें कोई डाउट? कह रहे जी पिछले 3 सालों के अंदर अंदर आप केएमपी या एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए। ये वाला कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सॉरी, ये वाला पॉइंट कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने गलत बोल दिया। तो सिंपल सा है, आप उस कंपनी में पिछले 3 सालों में केएमपी या एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए। अगर आप किसी प्रैक्टिकली बात करते हैं, आप किसी कंपनी के सीएसओ, आपकी जॉब खत्म हो गई, क्या आप उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो बाद में? 3 सालों तक तो नहीं बन सकते, क्योंकि सीएस कौन होता है? केएमपी होता है। कह रहा है अगर आप किसी कंपनी में, उसकी होल्डिंग में, सब्सिडरी में या एसोसिएट में, अगर आप रहे हो केएमपी या एम्प्लॉय पिछले 3 सालों में, तो भी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। ना आप होने चाहिए, ना आपका कोई रिश्तेदार होना चाहिए, ना आप होने चाहिए, ना आपका कोई रिश्तेदार होना चाहिए। इसमें कोई डाउट? याद रहेगा सबको, आप या आपका रिश्तेदार उस कंपनी का केएमपी या एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए पिछले 3 सालों में, राइट? प्रमोटर या डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, वो भी पढ़ा था हमने। अब कह रहा है केएमपी या एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए पिछले 3 सालों में। इसका मतलब है आप किसी कंपनी में पियोन ही क्यों नहीं थे, चपरासी क्यों नहीं थे, इवन उसके बाद जॉब छोड़ने के बाद 3 सालों तक आप उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। याद रहेगा? एनी डाउट इन दिस? चले आगे, सिंपल है ना? If you have been working in such company or your relative has been working in such company as KMP or employee in last 3 years, then you are disqualified from being appointed as independent director. Done? अब ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट बहुत बहुत अच्छा और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना बच्चे। इधर आपको पता है कंपनी जो है वो अपना फाइनेंशियल ऑडिट करवाती है, हाँ या ना? फाइनेंशियल ऑडिट कराती है तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स आके ऑडिट करते हैं। कंपनी अपना सेक्रेटेरियल ऑडिट भी कराती है। सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाती है तो कौन आता है? कंपनी सेक्रेटरीज की फर्म आती है, हाँ या ना? जैसे फाइनेंशियल ऑडिट में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म आती है, सेक्रेटेरियल ऑडिट में
कंपनी सेक्रेटरी की फर्म आती है। इसी तरीके से कॉस्ट ऑडिट में कॉस्ट अकाउंटेंट्स की फर्म आती है। यस और नो? समझ आ रही है बात? कंपनी में 3 ऑडिट एप्लीकेबल है, फाइनेंशियल, सेक्रेटेरियल एंड कॉस्ट, और तीनों ही ऑडिट के अंदर तीनों फर्म्स को हायर करती है कंपनी। कंपनी सीए को हायर करेगी, सीएस को या सीडब्ल्यूए को, राइट? कंपनी पे 3 ऑडिट अपॉइंट होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है आप पार्टनर हो या प्रोप्राइटर हो या एम्प्लॉय हो। कौन कौन हो? पार्टनर, प्रोप्राइटर या एम्प्लॉय। किसमें? या तो ऑडिटर्स की फर्म में, या सीएस की फर्म में, सेक्रेटेरियल ऑडिटर्स की फर्म में, या कॉस्ट ऑडिटर्स की फर्म। ये बात समझ आ रही है? दोबारा से समझो पॉइंट को, आप पार्टनर हो या प्रोप्राइटर हो या एम्प्लॉय हो। पार्टनर और प्रोप्राइटर और एम्प्लॉय किसमें? या तो ऑडिटर्स की फर्म में, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स की, या सेक्रेटेरियल ऑडिटर्स की, या कॉस्ट ऑडिटर की। मतलब मान लो, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मेरी एक क्लाइंट कंपनी है जिसका नाम है सुखबीर इंटरनेशनल। सुखबीर इंटरनेशनल पंजाब में एक कंपनी है, ठीक है? या हल्दीराम तो खैर प्राइवेट हो गई, सुखबीर इंटरनेशनल का एग्जांपल लेते हैं, पब्लिक कंपनी है। सुखबीर इंटरनेशनल की जब हम बात करते हैं तो मैं उसका सेक्रेटेरियल ऑडिटर हूँ। पिछले 4 सालों से मैं उसका सेक्रेटेरियल ऑडिट करता हूँ, जब से नया वाला लॉ आया है, 2013 में आया था। मैं उसका सेक्रेटेरियल ऑडिटर हूँ। क्या मैं उस कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूँ? नहीं बन सकता। समझ आ रही है बात? याद रहेगा, अगर आप पार्टनर हो, प्रोप्राइटर हो या एम्प्लॉय हो, किसके? स्टैट्यूटरी ऑडिटर की फर्म के, पीसीएस की फर्म के, या कॉस्ट ऑडिटर की फर्म के पिछले 3 सालों में। क्लियर है ये बात? और कौन सी कंपनी में? उसमें, उसकी होल्डिंग में, उसकी सब्सिडरी में और उसके एसोसिएट में। आ गई वही बात? क्लियर है ये बात सबको? याद रहेगा, मैं उसके इन चारों कंपनीज में, मैं इन तीनों में से किसी का पार्टनर, प्रोप्राइटर या एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए इन चारों कंपनी में। सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ ना? ही मैं सीए, सीएस, सीडब्ल्यू तीनों फर्म्स में से पार्टनर, एम्प्लॉय या प्रोप्राइटर नहीं होना चाहिए। किस कंपनी का? उसका, उसकी होल्डिंग का, उसकी सब्सिडरी का, या उसके एसोसिएट का। क्लियर है बच्चे मीनिंग? कोई डाउट इसमें? चले आगे, युक्ति जी, ठीक है? कह रहा है लेकिन ये क्राइटेरिया जो है किसके लिए? सीए, सीएस और सीडब्ल्यू की फर्म में। कहता है लेकिन अगर आप लीगल या कंसल्टिंग फर्म हो तो लॉ थोड़ा सा चेंज है। लीगल फर्म्स भी तो होती है, जो लीगल फर्म्स होती हैं, जो जिसमें सारे एडवोकेट्स होते हैं। कहता है अगर आप लीगल फर्म में हो तो थोड़ा सा लॉ चेंज है। क्या चेंज है? देखो, कह रहा है आप लीगल फर्म में हो तो कहता है वही प्रोप्राइटर, पार्टनर या एम्प्लॉय हो, ठीक है? किसके? वही फर्म के, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। वहां भी 3 ईयर्स था, लेकिन यहाँ कह रहा है इफ एटलीस्ट 10% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर अक्रूज फ्रॉम सच कंपनी। एटलीस्ट 10% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर अक्रूज फ्रॉम सच कंपनी। अगर आपकी फर्म का कम से कम 10% उस कंपनी से जनरेट होता है। मान लो हमारी एक लीगल फर्म है, जो हमारी लीगल फर्म है इसकी सालाना इनकम है 1 करोड़ रुपए, ठीक है? इधर देखिए, हमारी फर्म की सालाना इनकम है 1 करोड़ रुपए, और इस 1 करोड़ रुपए में से ₹10 लाख या ₹12 लाख कह लो, ₹12 लाख तो हमें ए लिमिटेड से ही मिलता है। हम साल का 1 करोड़ कमाते हैं, जिसमें से 12 लाख हमें ए लिमिटेड देती है, तो 12% इनकम होगी हमारी। इसका मतलब हम उस कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाइड माने जाएंगे। समझ आ रही है ये बात? गेटिंग मी? अगर हमारी कंपनी, हमारी फर्म 1 करोड़ रुपए कमाती है और हमें इस कंपनी से 8 लाख रुपए का रेवेन्यू आता होता, तो इसका मतलब हमको 8% आ रहा है, तब हम डिस्क्वालीफाइड नहीं माने जाएंगे। समझ आ रही है बात? मतलब ऊपर अगर सीए, सीएस और सीडब्ल्यू की फर्म है, फिर तो हमने देखा नहीं ना, जैसे इन ये तीनों सीए, सीएस, सीडब्ल्यू की फर्म है तो आप डिस्क्वालीफाइड हो। लेकिन अगर लीगल फर्म है तो हमारा रेवेन्यू डिसाइड करेगा हम क्वालिफाइड है या डिस्क्वालीफाइड। याद रहेगी बात? अगर हमारी फर्म का रेवेन्यू उससे 10% या उससे, यहाँ कह रहा है 10% या उससे ज़्यादा है तो हम डिस्क्वालीफाइड है। 10 लाख और मोर है तो डिस्क्वालीफाइड है, उससे कम है तो हम क्वालिफाइड। एनी डाउट? समझ आया पूरा पॉइंट? हम उस कंपनी में, उसकी होल्डिंग में, उसकी सब्सिडरी में या उसके एसोसिएट में क्या नहीं होने चाहिए? इन चारों के ऑडिटर्स, चाहे वो स्टैट्यूटरी हो, चाहे वो कॉस्ट हो, चाहे वो सेक्रेटेरियल हो, पिछले 3 सालों में क्या नहीं होने चाहिए? पार्टनर, एम्प्लॉय या प्रोप्राइटर। और लीगल फर्म में अगर है तो चलेगा, लेकिन उस लीगल फर्म का रेवेन्यू उस कंपनी से जो टोटल इनकम होती है उस लीगल फर्म की या कंसल्टिंग फर्म की, वो उस कंपनी से 10% से कम हो तो क्वालिफाइड हो, 10% और मोर है तो डिस्क्वालीफाइड हो गया। चले आगे, जवाब दे दो। अब कह रहा है आप या आपका रिश्तेदार 2% या उससे ज़्यादा होल्ड करता है कंपनी की वोटिंग पावर तो भी नहीं हो सकते, 2% और मोर, ठीक है जी?
आप या आपका रिश्तेदार उस कंपनी में अगर 2% और मोर वोटिंग पावर होल्ड करता है तो भी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। मेरी वाइफ ने रिलायंस के 4% शेयर खरीदे हुए हैं, सिंपल सी बात, मेरी वाइफ ने रिलायंस के 4% शेयर्स खरीदे हुए हैं तो भी मैं उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। याद रहेगी बात, क्लियर है? आप देखो ना, कौन सी कंपनी को चाहिए होता है जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर हो। अभी बढ़ा था हमने, मान लो एक कंपनी है उसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है, चल यार इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। हाँ जी, मान लो एक कंपनी है उसकी पेड अप कैपिटल है 10 करोड़ रुपए, ठीक है? आप सुनना बड़े ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। 10 करोड़ रुपए, मेरी वाइफ ने इसमें 30 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे हुए हैं। पेड अप कैपिटल कितनी है? 10 करोड़। मेरी वाइफ ने उसमें कितने शेयर्स खरीदे? 30 लाख। अब आप देखो इधर ध्यान से, हम लोग अगर बात करें, सिस्टम को क्या हो गया यार, इधर देखो, बड़े ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। अगर इस एग्जाम्पल में, मानसी जी, अगर इस एग्जाम्पल में 40 लाख होता, 40 लाख तो मैं सेफ था क्योंकि 50 लाख और मोर था ना। अगर इस एग्जाम्पल में 40 लाख होता तो मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता था, हाँ या ना? क्लियर है? लेकिन इस कंपनी की पेड अप कैपिटल 10 करोड़ होती तो मैं उस पॉइंट पे फंस जाता। ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर यहां 40 लाख होता तो हमारा 50 लाख से कम होता तो मैं उस पॉइंट में तो सेफ था, यस और नो? लेकिन अगर हम वहां पर बात करें, पेड अप कैपिटल अगर हमारी 10 करोड़ रुपए होती, तो पेड अप कैपिटल 10 करोड़ होती तो उसमें मेरी वाइफ ने 40 लाख के शेयर खरीदे, कितने परसेंट हो गए? 4% हो गए, हाँ या ना? तो इसका मतलब मैं नेक्स्ट वाले पेज के पॉइंट पे फंस जाता। ये बात समझ आ रही है? क्लियर है पॉइंट सबको? यहां पे फंस जाता ना, हाँ या ना? क्लियर है ये बात? तो कहता है आपको सारे प्रोविजंस को फॉलो करना है। डन? याद रहेगा? अब देखिए लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ये वाला। ये तो ठीक है, सच अदर क्वालिफिकेशन एज एओए में लिखा हुआ है। कंपनी और कुछ लिखना चाहे अपने एओए में तो लिख सकती है, राइट? कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये बंदा भी नहीं बनेगा, राइट? लेकिन अब ये वाला पॉइंट देखो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी केस स्टडी के लिए बहुत रेलेवेंट है। सुनना ध्यान से, क्या कह रहा है? कह रहा है आप किसी एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या एनपीसी, नॉन प्रॉफिट कंपनी में सीईओ या डायरेक्टर हो। आप किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट कंपनी में कौन हो? सीईओ या डायरेक्टर। इसमें कोई डाउट? या तो आप डायरेक्टर हो या आप सीईओ। याद रहेगा? कहते हैं जी आप जिस एनपीओ में आप सीईओ या डायरेक्टर हो, आप अब ये जो सीईओ या डायरेक्टर है ये सामने वाली कंपनी में इंडिपेंडेंट बनना चाह रहा है। ये बात समझ आ रही है? आप किसी कंपनी में, मैं एक एनपीओ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सलमान खान इज द डायरेक्टर ऑफ बीइंग ह्यूमन, ठीक है? और वो रिलायंस में डायरेक्टर बनना चाह रहा है। ये बात समझ आ रही है? यहाँ पर हम एग्जांपल में मान लेते हैं सलमान खान साहब, और यहाँ पर मान लेते हैं अंबानी साहब की कंपनी। हो सकता है ऐसा? अब सलमान खान साहब जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाह रहे हैं रिलायंस में। कहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते अगर इन दोनों में से एक कंडीशन भी टूट गई तो। ये भी फुलफिल करनी पड़ेगी और ये भी, ठीक है जी? देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ये जो एनपीओ है इसको साल में पैसा आता होगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लोग इसको दान दून करते होंगे। कहता है इसको जितना पैसा आता है 25 और मोर अगर इसी कंपनी से आता है तो आप नहीं बन सकते। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो जो ये एनपीओ है सलमान खान की, इसको साल में 10 करोड़ आता है, ठीक है? जिसमें से 4 करोड़ रिलायंस देती है। कितना परसेंट हो गया? 40% हो गया, हाँ या ना? सलमान खान की जो फाउंडेशन है उसका रेवेन्यू है साल का 10 करोड़, जिसमें से 4 करोड़ उसको रिलायंस देती है, तो 40% हो गया। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन टूट गई, राइट? या दूसरी कंडीशन, मान लो रिलायंस है, रिलायंस के टोटल शेयर्स जो है, टोटल शेयर्स वो है मान लो 1000 करोड़ के,
ठीक है, जिसमें से एनपीओ ने 30 करोड़ के खरीदे हुए हैं। देखो कितने परसेंट हो गए। रिलायंस की जो टोटल शेयर कैपिटल है, जो वोटिंग पावर है, वो है 1000 करोड़। ठीक है जी, 1000 करोड़ का 30 करोड़ कितना परसेंट हो गया? 3%। हाँ या ना? 2% और मोर से ज़्यादा हो गया। कहता है ये दो कंडीशन है, दोनों में से इस, मैंने तो एग्जाम्पल दिया कि दोनों ही टूट गई, लेकिन कहता है दोनों में से एक भी कंडीशन वायलेट हो गई तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। किसी भी एनपीओ का, कोई किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी सीईओ या डायरेक्टर सामने वाली कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। कब नहीं बन सकता? जब उसकी एनपीओ को सामने से 25% और मोर जनरेशन होता हो, या सामने वाली कंपनी में हमने 2% या उससे ज़्यादा शेयर कैपिटल परचेज कर रखी हो। एनी डाउट? क्लियर है ये बात? तो ये टोटल मिला के जितने पॉइंट्स हुए, 8 पॉइंट्स हो गए कि 9 पॉइंट्स हो गए। पीछे कौन कौन से थे? याद करने की कोशिश करो इस पूरे क्वेश्चन को। सबसे पहला कौन सा था? हम उस कंपनी में, हम स्किल, एबिलिटी, इंटेलिजेंस वाले बंदे होने चाहिए। दूसरा, हम उस कंपनी में या उसकी होल्डिंग एसोसिएट में प्रमोटर वगैरह डायरेक्टर नहीं होने चाहिए। आगे, हमारा पेक्यूनरी रिलेशन, हमारे रिश्तेदार का पेक्यूनरी रिलेशन। उसके बाद, हम पिछले 3 सालों में केएमपी एम्प्लॉय, हम या रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। ये आ गया वो फॉर्म वाला। इसके बाद आ गया आपका वोटिंग पावर वाला, फिर आ गया एनपीओ वाला, फिर आ गया सच अदर क्वालिफिकेशंस। क्लियर है ये बात सबको? ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहता है, ध्यान से। अब चलो ये तो हमें समझ आ गया कि इंडिपेंडेंट, इधर देखिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किस कंपनी को चाहिए, ये क्लियर हो गया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन क्या होती है, ये क्लियर हो गया, राइट। कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, ये भी क्लियर हो गया, हाँ या ना। अब पॉइंट ये, और उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये भी क्लियर हो गया, स्किल वाला बंदा होना चाहिए। अब यहाँ आ रहा है कि हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेंगे कैसे, हम कैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से समझते हैं। कहता है जी, मान लो आप किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे होता है ना, आप नौकरी चाहते हो तो आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर कराते हो, भाई जिसको ज़रूरत है हमको हायर कर ले, होता ना ऐसा। उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ ऐसा सही फंडा है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हो तो आप अपना फॉर्म भरो, एमसीए को भेजो, एमसीए आगे कंपनीज को डाटा भेजेगी, अगर कंपनी को पसंद आ गए तो आपके लॉटरी लग गई। देखो क्या कहता है, मिस्टर एक्स है, वो बनना चाहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो वो DIR 1 में एप्लीकेशन भेजेगा। कौन से फॉर्म में? DIR 1 में एप्लीकेशन भेजेगा। किसको भेजेगा? एजेंसी को। कौन सी एजेंसी? जो एमसीए बोलेगी, अभी तक बोला नहीं एमसीए ने, ठीक है। फिर वो एजेंसी डाटा बैंक इकट्ठा करेगी, और वो डाटा बैंक इकट्ठा करके अपनी वेबसाइट पर डालेगी या एमसीए की वेबसाइट पर डालेगी। अभी तक ना एजेंसी बनी है, ना ही अभी तक वो अदर वेबसाइट बनी है, तो सब कुछ एमसीए होता है। अभी आपने अगर डायरेक्टर, अगर आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने का मूड है, आप DIR 1 सीधा एमसीए को फाइल कर दो, एमसीए अपने डाटा बैंक में डाल देगी कि भाई ये लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं, कोई कंपनी हायर करना चाहे तो कर सकती है। डन। फिर कहता है कंपनी को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कंपनी एलिजिबल कैंडिडेट्स को की लिस्ट लेगी वहाँ से, जैसे हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से लेते हैं, ठीक है जी। फिर वहाँ से कहता है कंपनी आपको अपॉइंट करेगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कह रहा है लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए OR चाहिए होता है जनरल मीटिंग में, मतलब BR + OR। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप बताओ, इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये ऑर्डिनरी बिजनेस है, स्पेशल है? स्पेशल बिजनेस है, ऑर्डिनरी तो नहीं है, ADDA वाला तो नहीं है, क्योंकि ये स्पेशल है। इसके लिए नोटिस जाएगा, उसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी जाएगी, यस और नो। तो कंपनी को इसके लिए EGM करनी पड़ेगी, ठीक है। या आने वाली AGM का वेट करो, सीधा वहीं पे अपॉइंट कर लो, यस और नो। तो पहला पॉइंट हो गया DIR 1 में एप्लीकेशन, दूसरा हो गया वो अपना डाटा बैंक में अपलोड करेंगे, तीसरा हो गया वेबसाइट पे डालेंगे, चौथा हम लिस्ट लेंगे, पांचवा वो जनरल मीटिंग में अपॉइंट करेंगे। डन जी? हाँ जी सर, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, प्लीज। नहीं आया समझ? आगे आओ, आ गया बेटा, ये समझ आ गया सबको? दिव्या जी आप भी आ गए हो?
दिव्या जी इनका डाउट क्लियर करना। मान लो एक कंपनी का डायरेक्टर है, इसको कोई डाउट है, आप CSO कैसे क्लियर करोगे? पूछो सर। मुझे नहीं समझाना, वो है डायरेक्टर। जो भी हमारा हम पार्टनर है, प्रोप्राइटर है या एम्प्लॉय है किसी भी एजेंसी का, मतलब जो CSO उसमें हम हैं 3 साल तक हम उसके अंदर नहीं होने चाहिए। 3 साल से पहले हैं तो हम बन सकते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हाँ, और अगर 3 साल में है तो हम नहीं बन सकते। अगर लीगल फॉर्म है कोई और उसके अंदर एम्प्लॉय है हम, तो बन सकते हैं अगर हमारा 10% से कम वहाँ से इनकम जनरेट हो। ये 3 साल के अंदर, अगर 3 साल से पहले तो बन सकते हो, बट 3 साल के अंदर वहाँ से इनकम है तो नहीं। समझ आया सर? क्या समझ आया, हमें समझाओगे? आप 2017 में बनना चाहते हो तो भाई 16, 15, 14 इन 3 सालों में आपका उस कंपनी से एज एन ऑडिटर रिलेशन नहीं होना चाहिए। आपका एज एन ऑडिटर पिछले 3 सालों में कंपनी से रिलेशन नहीं होना चाहिए, या आपके रिश्तेदार का नहीं होना चाहिए। 3 सालों से पहले है तो चलेगा, या उन 3 सालों में लीगल फर्म का है लेकिन उस लीगल फर्म का रेवेन्यू उस कंपनी से 10% से कम है तो भी चलेगा। याद रहेगी बात? थैंक यू। चले जी आगे, डन। अब देखिए क्या कहता है आगे। अब यहां पे आ गई बात डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। देखना बेटा, ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में क्या बोल रहा है। देखो, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। कह रहे जी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, ये चीज आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी। समझ आ रही है बात? यू आर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये चीज आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, यू हैव टू डिक्लेयर अबाउट योर इंडिपेंडेंस। कब डिक्लेयर करनी पड़ेगी, कैसे करनी पड़ेगी, एक बार समझते हैं। कह रहा है फर्स्ट बोर्ड मीटिंग अटेंडेड आफ्टर अपॉइंटमेंट। ये समझ आ रहा है? जब आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के बाद आपकी जो भी पहली बोर्ड मीटिंग हो रही है उसमें आपको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। इसमें कोई डाउट? पॉइंट समझ आ रहा है सबको? जिस दिन आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने, बनते ही जो पहली फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हुई है उसके अंदर आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ। कोई डाउट? मान लो कि मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना 9 अक्टूबर को, पहली बोर्ड मीटिंग हुई मेरे बनने के बाद 10 अक्टूबर को, तो मुझे 10 अक्टूबर को डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। कोई डाउट? सर वो डिक्लेरेशन कितने टाइम के लिए वैलिड होगी? वो होगी उस फाइनेंशियल ईयर के लिए। फिर हर फाइनेंशियल ईयर में, जब भी नया फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में स्टार्ट होगा, उसके बाद जो भी पहली बोर्ड मीटिंग होगी उसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ। तो आपको इसका मतलब ये हुआ, या कह रहा है वेन एवर देयर इज चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस। बड़े ध्यान से सुनिए, कह रहा है जी ये 3 टाइम है। पहली बात जब आप अपॉइंट हो रहे हो उसके बाद जो बोर्ड मीटिंग हो रही है, दूसरी बात हर साल की जो पहली बोर्ड मीटिंग हो रही है, तीसरी बात कहता है जब आपके हालात चेंज हो रहे हैं, जब आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं। ठीक है जी, सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं मतलब बड़े ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। अगर मेरे किसी रिलेटिव का शेयर होल्डिंग, मेरे किसी रिलेटिव का शेयर होल्डिंग वो परसेंटेज से ज़्यादा है तो मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता? हाँ या ना? भाई एक बंदा है वो बैचलर है, उसकी शादी नहीं हुई, बैचलर है वो बंदा, और उसके बाद वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गया कंपनी में। ठीक है, अब उसकी शादी होगी किसी लड़की से और उस लड़की के उस कंपनी में ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, हो सकता है ना ऐसा? यस और नो? तो उसको सर्कमस्टांसेस बताने पड़ेंगे। समझ आ रही है ये चीज़? गेटिंग मी? मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मैं डिसक्वालीफाइड नहीं था, मैं क्वालिफाइड था, लेकिन बाद में मैंने कोई इंटरेस्ट एक्वायर किया है। समझ आ रही है ये चीज़? सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए ना, तो अब मुझे वो बताना पड़ेगा। याद रहेगी बात? कैसे? आवाज नहीं आ रही बेटा, कैसे सर्कमस्टांसेस? अभी बता तो दिया मैंने एग्जाम्पल कि सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए कि अब उसका इंटरेस्ट आ गया। तो अब जब पहली बोर्ड मीटिंग होगी वो उसके अंदर, वो जब जिस दिन उसकी शादी हुई उसके बाद जो बोर्ड मीटिंग होगी वो उसमें डिस्क्लोज करेगा कि जी ऐसे ऐसे मैंने शादी कर ली है और जिससे करी है उसकी इतने % शेयर होल्डिंग आपकी कंपनी में है।
ठीक है जी, डन। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जी क्या आपका कोई कोड ऑफ कंडक्ट होगा। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है वैसे? कोड ऑफ कंडक्ट वर्ड हमने कई बार सुना है, व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड कोड ऑफ कंडक्ट? बोलो। एथिक्स। अच्छा, मैं कोड ऑफ कंडक्ट को सिंपल भाषा में प्रोटोकॉल्स बोल सकता हूं कि ये हमारे कोड ऑफ कंडक्ट है, ये हमारे प्रोटोकॉल्स हैं। समझ आती है बात? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अमेरिकन आर्मी का, अमेरिका की मतलब जो आर्मी है या अमेरिका की जो FBI है, उसका एक प्रोटोकॉल है कि उनका जो प्रेसिडेंट है वो जब भी उनके देश से बाहर जाता है, जैसे बराक ओबामा साहब आए थे, कभी डोनाल्ड ट्रंप आया तो आया, वैसे उसको बुलाने में हम इंटरेस्टेड भी नहीं है, तो जब भी कोई आता है या कहीं भी जाता है, मान लो बराक ओबामा साहब इंडिया आए 3 दिन के लिए, ठीक है। अब वो 3 दिन के लिए उनका प्लेन यहाँ पे लैंड हुआ, आपको पता वो प्लेन ऑन रहता है, वो जेट स्विच वो ऑफ नहीं होता, उसको बंद नहीं करते, वो ऑन रहता है। ऑन रहता है मतलब सोच के देखो 3 दिन तक ऑन रहेगा यहीं पे, समझ रहे हो ये बात? वो भाई साहब जहाँ पर जेट लैंड हुआ उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन में खाना खा रहा है, रात को सो रहा है, वो 24 घंटे ऑन है। कितना पेट्रोल डीजल फूकता होगा सोच के देखो। लेकिन वो उनका प्रोटोकॉल है, वो उनका कोड ऑफ कंडक्ट है। उनका कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ये कैसे कोड ऑफ कंडक्ट आया? एक बार हुआ था, अब्राहम लिंकन साहब कहीं गए थे, उसके बाद उनको इमरजेंसी में आना पड़ गया था, जेट स्टार्ट ही नहीं हुआ था, इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ था उसका, समझ आ रही है बात? उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई, तब से ये प्रोटोकॉल बना दिया गया कि जी जिस भी देश में हम जाएंगे, डुअल इंजन होते हैं ना इनके उसमें, तो एक इंजन ऑन रहेगा ताकि जब भी इमरजेंसी आना पड़े तो जेट स्टार्ट ना होने वाला चक्कर ही खत्म ना हो। अब आप सोच के देखो, एक बार नहीं हुआ, इन्होंने से प्रोटोकॉल ही बना दिया, तो ये क्या हो गया? कोड ऑफ कंडक्ट हो गया। याद रखना, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल होता है? वो शेड्यूल 4 के अंदर गिवन है। कहाँ गिवन है? शेड्यूल 4। अब आप देखो, मैंने उस दिन आपको मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन के रूल्स दिखाए थे, याद है आपको? अब आप मान लो गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके या बेयर एक्ट पे जाओ, वहाँ पे आप शेड्यूल 4 उठाओ, सारा मिल जाएगा आपको क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट है। उसमें सारी ड्यूटी, सारी चीज़ें जो आपको फॉलो करनी है वो सब दी हुई है। तो इसका मतलब कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहाँ पर दिया हुआ है? शेड्यूल 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर गिवन है, राइट। शेड्यूल 4, आपको पता है लॉ में टोटल शेड्यूल्स हैं कितने? 7। मैंने बताया हुआ आप लोगों को। वो 7 कौन कौन से हैं, कोई याद दिलाएगा? टोटल 7 शेड्यूल हैं कंपनीज एक्ट के अंदर। देयर आर 7 शेड्यूल्स। शुभम जी, कौन कौन से हैं? नहीं बता। शक्ति जी, क्यों नहीं बता सर? क्या बात कर रहे हो? आपने पहले कंपनी लॉ नहीं पढ़ा कभी? मेरे से नहीं पढ़ा, आई एग्री, पर कभी तो पढ़ा यार ऐसे। क्या नहीं करा? अच्छा, आपने सेल्फ पढ़ा था। पलक जी, शेड्यूल 1 एओए और एमओए का होता है, इसको हम क्या बोलेंगे? एमओए, टेबल्स का। शेड्यूल 1 टेबल्स का होता है, और टेबल्स में ABCDEFGH जो होता है, जो एमओए और एओए का होता है। तो शेड्यूल 1 हो गया हमारा टेबल्स का, मान ली बात। शेड्यूल 2 होता है डेप्रिसिएशन का। 3 होता है बैलेंस शीट का। 4th होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के कोड ऑफ कंडक्ट का। 5 होता है अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ MD, मैनेजर और WTD, या मैनेजेरियल रेम्युनरेशन भी कह सकते हो आप। 6 होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स का। 6th, 4th नहीं, 6th होता है इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स का। और 7 होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कौन कौन सी एक्टिविटीज कवर होती है। ये सातों शेड्यूल्स के नाम तो कम से कम आपको याद होने चाहिए यार, ठीक है जी। पहला टेबल्स का होता है, उसने सही कहा MOA, लेकिन MOA इज नॉट द राइट वर्ड, द राइट वर्ड इज टेबल्स है उसमें, राइट, जो MOA को रिप्रेजेंट करते हैं। 2 डेप्रिसिएशन का, 3 बैलेंस शीट का, 4 कोड ऑफ कंडक्ट का,
5वां रेम्यूनरेशन का, 6वां इंफ्रास्ट्रक्चर का, 7वां CSR का। मैं इसके अंदर से आपको ये वाला मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये वाला मैं आपको पढ़ाऊँगा और ये वाला भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, बाकी मेरे कोर्स में नहीं है। बाकी ईमानदारी की बात यह है कि आपके एग्ज़ाम देने के बाद जब आप दोनों ग्रुप दे दोगे और 2 महीने के लिए खाली होगे, तब आपको ये 7 स्केड्यूल पढ़ने चाहिए घर पे बैठ के। चले जी आगे, डन। स्केड्यूल 4 के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट गिवन है। याद रखना स्केड्यूल हमेशा बेयर एक्ट में होता है, याद रखना स्केड्यूल हमेशा बेयर एक्ट में होते हैं, याद रहेगा। और कहता है आपको वो फॉलो करना पड़ेगा, मान लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, टेन्योर प्लस रीअपॉइंटमेंट। देखिए बेटा, आप कितने सालों के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेंगे और रीअपॉइंटमेंट के बारे में क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है जी आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 सालों के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो, राइट, अप टू 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 सालों के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो। अच्छा एक चीज़ बताओ, जब मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनूंगा तो बनूंगा कैसे, अभी हमने पढ़ा था BR प्लस OR। रक्षिता जी यहाँ SR लिखा है, इसको भूल जाओ। ये रीअपॉइंटमेंट का अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, जनरल मीटिंग में OR होगा, पढ़ा था ना अभी हमने पीछे, याद आ रहा है कुछ क्या भूल गए, अभी पढ़ा था पीछे कि EGM बुलाई जाएगी उसमें OR पास होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सुनो, जब पहली बार मैं अपॉइंट होता हूँ तो उसके लिए BR प्लस OR चाहिए होता है, हाँ या ना। लेकिन कहता है अगर आप 5 साल के बाद रीअपॉइंट होना चाहते हो उसके लिए BR प्लस SR चाहिए, याद रहेगी बात। OR इज रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट अपॉइंटमेंट एंड SR इज रिक्वायर्ड फॉर रीअपॉइंटमेंट। एनी डाउट इन दिस? नो डाउट। चले आगे। और फिर कहता है कंपनी को अपने बोर्ड रिपोर्ट में भी दिखाना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी बोर्ड रिपोर्ट में भी दिखाएंगे। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको याद है बोर्ड रिपोर्ट बताया था कि जो बोर्ड रिपोर्ट होती है वो AGM से पहले बनती है, याद है हमें। तो कहने का मतलब क्या हुआ, पहली बार के लिए OR चाहिए और बोर्ड रिपोर्ट में दिखाने की जरूरत नहीं है, दूसरी बार के लिए SR चाहिए और बोर्ड रिपोर्ट में दिखाना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे? एनी डाउट? अब आप देखिए आगे क्या कहता है, आफ्टर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, पहली बार आप यहाँ पे ना अप टू 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स है ना, इसको ना आप कॉन्जिक्यूटिव हटा ही दो, कंफ्यूजन होती है नहीं तो ऐसे रखो अप टू 5 ईयर्स। आप 5 साल के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो, उसके बाद दोबारा से रीअपॉइंट हो सकते हो 5 सालों के लिए, हाँ या ना। कह रहा आप 2 बार लगातार अपॉइंट हो चुके हो, 2 बार लगातार, ठीक है, आप 2 बार लगातार अपॉइंट हो चुके हो, तो कहता है कम से कम 3 साल का गैप होना चाहिए। मतलब मैं एक बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना, फिर दोबारा दूसरी बार बना, फिर कहता कम से कम 3 साल का गैप होना चाहिए, फिर मैं दोबारा से बन सकता हूँ। याद रहेगी बात, आप एक बार में 5 साल से ज़्यादा नहीं बन सकते और लगातार 2 बार से ज़्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। डन। रक्षिता जी आगे आना प्लीज। मुझे सोच के जवाब देना है क्वेश्चन का। एक कंपनी ने आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया 2 सालों के लिए, ठीक है, 2 साल खत्म हो गए, फिर कंपनी ने आपको दोबारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया 1 साल के लिए, हो गया। अब आप दोबारा बन सकते हो या 3 साल का गैप चाहिए, क्योंकि 5-5 साल नहीं हुआ अभी आप। पहली बार 2 साल के लिए बनाया, दूसरी बार 1 साल के लिए बनाया, बात खत्म कर दी। बन सकते हो, क्यों मैम? पहले में 5 साल लिखा है, लेकिन ये क्या है, अप टू मतलब मैक्सिमम, हाँ या ना, अप टू है, अप टू मतलब मैक्सिमम। ज्यादा से ज्यादा आपका अपॉइंटमेंट 5 सालों के लिए हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा 2 बार हो सकता है। इसका मतलब ये दोनों मैक्सिमम है ना, 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट हुए तो 2 बार अपॉइंट हो सकते हो। लेकिन अगर आप पहली बार 1 साल के लिए अपॉइंट हुए, दूसरी बार 6 महीने के लिए अपॉइंट हुए, क्या तब भी 2 अपॉइंटमेंट निकल गए आपके? निकल तो गए। पहली बार 1 साल के लिए तो क्या हुआ, अप टू कह रहा है ना। अप टू का मतलब क्या है, आप पहली बार जब अपॉइंट हो गए तो ज्यादा से ज्यादा कितने सालों के लिए हो गए? 5 सालों के लिए। हमने आपको 1 साल के लिए अपॉइंट किया, कोई दिक्कत है? लॉ वायलेट हुआ क्या? नहीं हुआ। लॉ कहता है पहली बार जब आप अपॉइंट हो गए तो ज्यादा से ज्यादा 5 साल के लिए हो गए, हमने आपको 1 साल के लिए किया, ठीक है। फिर लॉ कहता है रीअपॉइंट करना है तो भी ज्यादा से ज्यादा 5 साल के लिए कर सकते हो, हमने रीअपॉइंट भी आपको 6 महीने के लिए किया, तो 1 साल पहला अपॉइंटमेंट प्लस 6 महीने के लिए दूसरा अपॉइंटमेंट। आपके 10 साल पूरे नहीं हुए, लेकिन क्या 2 कॉन्जिक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स पूरे हो गए?
क्या 2 बार लगातार आप अपॉइंट हो गए तो अब 3 साल का गैप लेना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? बच्चे यहाँ पे पेपर में गलती करते हैं, सर अभी 10 साल पूरे थोड़ी हुए हैं। लॉ कहता है कि 10 साल दो बार अपॉइंट हो सकते हो, मैक्सिमम 5 सालों के लिए। राइट, क्लियर है ये बात? इसका मतलब एक टेन्योर 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका एक टेन्योर 1 साल का था, वो खत्म हो गया, फिर दूसरा टेन्योर दोबारा रीअपॉइंट किया 6 महीने के लिए, वो भी खत्म हो गया। 10 साल नहीं हुए, लेकिन क्या 2 अपॉइंटमेंट्स खत्म हो गए, तो अब आपको वो 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड या गैप रखना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे? याद रहेगा? चाहिए। थैंक यू। क्लियर है सबको ये बात? चलें आगे। डन। अब देखिए बच्चे आगे क्या कहता है। हाँ जी, दोबारा तो फिर ओआर पास होगा। ऐसा क्यों होगा सर? 3 सालों के बाद जब वो दोबारा अपॉइंट होगा, इधर देखिए, आप पहली बार 5 साल के लिए अपॉइंट हुए, ओआर हुआ। पहली बार 5 साल के लिए अपॉइंट हुए, क्या होगा? ओआर। दूसरी बार 5 साल के लिए दोबारा रीअपॉइंट हुए, क्या होगा? एसआर। 3 साल का गैप हो गया। अब आप दोबारा से अपॉइंट हो रहे हो, रीअपॉइंट हो रहे हो? अपॉइंट हो रहे हो। 3 साल बाद आप अपॉइंट हो रहे हो दोबारा से, तो दोबारा से फिर क्या चाहिए? ओआर चाहिए। हाँ जी मैम, पहली बार आप अपॉइंट हुए तो क्या चाहिए? ओआर। दोबारा 5 साल खत्म हुए, रीअपॉइंट हुए, क्या चाहिए? एसआर। फिर 3 साल का गैप आ गया, नाउ यू आर नो वन। उसके बाद आप दोबारा अपॉइंट हो रहे हो तो क्या चाहिए? ओआर। क्या दिक्कत है इसमें? क्लियर है जी? चलें आगे। डन। अब ये देखो, कह रहा है लाइबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बड़ी सिंपल सी बात है ये। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज लाइबल फॉर ऑल रॉन्गफुल एक्ट्स, जो उसकी गलती है उसकी नॉलेज में हुए हैं। यू आर लाइबल फॉर ऑल रॉन्गफुल एक्ट, जो उसकी गलती है उसकी नॉलेज में हुए हैं। हाँ या ना? इसका मतलब अगर वो प्रूफ कर देता है कि बिना मेरी नॉलेज के है, तो वो लाइबल नहीं माना जाएगा। एनी डाउट? सिंपल है। कह रहा है उसको रेम्युनरेशन कितनी मिलेगी। अब सुनिए ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहे जी, पहली बात, उसको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन नहीं मिलेंगे। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन शेयर्स होते हैं जो हम एम्प्लॉयज़ को देते हैं, तो कहता है उसको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन नहीं मिलेंगे। मैं बता देता हूँ क्यों नहीं मिलेंगे। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आपकी सैलरी का पार्ट होता है, रेम्युनरेशन का पार्ट होता है। और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसको रेम्युनरेशन थोड़ी मिलती है, उसको तो सिटिंग फीस मिलती है। वो पर मीटिंग में आता है ना, तो उसको क्या मिलती है? सिटिंग फीस मिलती है। याद रहेगी बात? समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कंपनी के कोई शेयर्स नहीं मिलेंगे। कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ना शेयर्स रिजर्व करती है कि जी हम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए शेयर्स ला रहे हैं इतने के, उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का, सुनना बड़े ध्यान से। एक बंदा था, उसका नाम था गुलशन कुमार, सुना होगा आप लोगों ने, टी सीरीज़ के मालिक, ठीक है। उनकी डेथ हो गई, उनका मर्डर हो गया एक्चुअली में। दाऊद इब्राहिम ने उनका मर्डर कराया मंदिर में, 1996 की बात है ये, ठीक है। उस टाइम पे उनकी जो कंपनी थी वो थी 300 करोड़ की कंपनी, ठीक है। और उस टाइम पे याद होगा आपको बचपन में तो कैसेटें चला करती थी, है ना, आगे ए साइड पीछे बी साइड। कभी कभी हम पेज पे लिख के जाते थे भैया ये इस पिक्चर का ये गाना रिकॉर्ड कर दो, है ना। वो वाला बचपन था हमारा। आपका भी होएगा यही वाला शायद, है ना? नहीं था? मुझे लगता है सुनी होगी यार कैसेट है। आप घर जाके मम्मी की शादियों की वीडियो देखो, आज भी वो VCR वाली होगी, राइट। तो यहाँ पे हुआ क्या कि ना, उसके फादर साहब की डेथ हो गई। उस टाइम पे उनका जो बेटा था भूषण कुमार, ही वॉज ऑफ 16 ईयर्स ऑफ एज, 16 साल का था। यार 16 साल के बच्चे को क्या पता बिजनेस क्या होता है, 300 करोड़ की कंपनी कैसे संभाली जाती है। उस टाइम पे ना उनकी जो राइवल कंपनीज थी उन्होंने फ़ायदा उठाया और राइवल कंपनीज ने सारे कॉन्ट्रैक्ट ले लिए टी सीरीज़ के। सबको लगा अब तो कोई है नहीं, कंपनी ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गई। अब हुआ क्या उसके अंदर कि HMV करके कंपनी हुआ करती थी, टिप्स करके कंपनी हुआ करती थी, अगर आपने नाम सुने हो तो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलना शुरू हुए। अब होता क्या है, जब आप अच्छे इंसान होते हो ना, कुछ आपके वफादार लोग होते हैं। तो जो टी सीरीज़ कंपनी के मालिक थे गुलशन कुमार, उनके जो बड़े करीबी थे, जो कंपनी में MD थे, डायरेक्टर्स थे, उनमें से 5-6 लोग बड़े वफादार थे। बाकी सब ऐसे थे, छोड़ के जा रहे थे कंपनी, दूसरी कंपनी से पैकेज ऑफर हुए, भाग गए। अब इनको ये लगा कि यार हम कंपनी कैसे संभालें। तो इसके फादर का जो बहुत खास था, उसने बोला, कहता यार देख, हम ना हमारी कंपनी में दम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन हमारी कंपनी का ना हमारी कंपनी से भरोसा उठ गया लोगों का, ठीक है जी, कि ये 16 साल का बच्चा क्या संभालेगा। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अपने ये अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, ये 17 अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, इन 17 लोगों को रोकने के लिए कुछ करना पड़ेगा कि ये रुक जाए यहाँ पे। समझ आ रही है ये बात?
अब ये 17 लोगों को कैसे रुके? 4 तो उसमें से ऑनेस्ट हैं और लॉयल है, वो रुकने को तैयार है, बाकी 13 का क्या करें? तो उन्होंने कहा यार इन 17 को ना लालच दो। कैसा लालच दो? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का लालच कैसे दिया गया सुनो। इनको बोला गया हमारी कंपनी का शेयर आज चल रहा है 100 रुपये का। कितने का चल रहा है? 100 रुपीज़ का। 100 में से हम आपको 50 में देने को तैयार है आज। 100 रुपये की जगह हम आपको कितने का शेयर देंगे? 50 रुपये का, 50% में देंगे। आज से 5 साल बाद हमारी कंपनी आपसे शेयर परचेज कर लेगी वापस, ठीक है? आज से 5 साल बाद हमारी कंपनी आपसे वापस ये शेयर्स परचेज कर लेगी। किस प्राइस पे? 500 रुपये या मार्केट प्राइस, विच एवर इज हायर। 500 रुपये या मार्केट प्राइस, विच एवर इज हायर। क्लियर है ये बात? अगर उस टाइम 200 चल रहा होगा, आप 500 रुपये ले लेना हमसे। 800 चल रहा होगा तो 800 रुपये ले लेना हमसे। तो मार्केट प्राइस या 500, विच एवर इज हायर। ये बात समझ आ रही है? क्लियर है सबको? अब हुआ क्या कि वो 17 लोग रुक गए कंपनी के अंदर। उनको अच्छे खासे शेयर्स भी उन्होंने ले लिए। उन्होंने सोचा यार कंपनी हमें कुछ और दे या ना दे, 5 साल में हमारा पैसा 10 गुना ज़रूर हो रहा है। भाई 50 रुपये का शेयर हमें मिला है, कम से कम कंपनी कितने का लेगी? 500 रुपये का। तो इसका ना हमारा पैसा 10 गुना तो होएगा ही होएगा ना, सिंपल सी बात है। तो उन्होंने क्या करा? रुक गए। अब इसका मतलब एक लालच दे दिया, जिसकी वजह से एम्प्लॉइज़ का खुद का इंटरेस्ट डेवलप हो गया उस कंपनी में, और एम्प्लॉइज़ का इंटरेस्ट हो गया तो उन्होंने अपनी जान लगा दी कंपनी में काम करने के लिए। और अल्टीमेटली 5 साल के बाद कंपनी का शेयर 800 रुपये का था, ठीक है जी। 50 रुपये वाला 800 का हो गया। अब कंपनी कहती है बताओ वापस देना क्या? कोई देगा क्या वापस? कोई भी नहीं देगा। तो इसका ना अच्छी खासी कंपनी ग्रो कर गई। तो लॉ ये कहता है कि भाई उनको इतनी तो तनख्वाह नहीं मिली होगी जितना उन्होंने मुनाफा कमा लिया होगा इस शेयर से, यस और नो? तभी ये लॉ कहता है कि स्टॉक ऑप्शन रेम्यूनरेशन का पार्ट होता है, इसीलिए ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को नहीं मिलेगा। याद रहेगा? कहानी समझ आ गई? पूरा बैकग्राउंड। चलें आगे। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा है अगर आप इनको प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन देना चाहते हो, इफ यू वांट टू गिव प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन, तो कह रहा है OR चाहिए GM में, प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन। मतलब सिटिंग फीस आप देते हो, ठीक है, सैलरी आप नहीं दे सकते हो, ESOP आप नहीं दे सकते हो, और अगर कमीशन देनी है तो उसके लिए OR चाहिए, ठीक है जी। सिटिंग फीस होती है पर मीटिंग की फीस, पर मीटिंग के चार्जेस। एनी डाउट? क्लियर है? अच्छा, मेरा पॉइंट ये है कि कंपनी मुंबई में है, आप दिल्ली में हो, ठीक है। कंपनी की मीटिंग है, कंपनी आपको बुलाती है, कंपनी कहती है जी आ जाओ, हम आपको 20,000 रुपये सिटिंग फीस देंगे, उससे ज़्यादा तो आपका आने जाने का खर्चा लग जाएगा। कह रहा आने का, रहने का, घूमने का सारा खर्चा वही देंगे आपको। आने जाने की फ़्लाइट बुक कराएंगे आपको, वहाँ पे होटल बुक कराएंगे, राइट। कह रहे थी रीइंबर्समेंट, कह रहा है पहले सारा खर्चा खुद कर दो, बाद में आपसे वो खर्चा रीइंबर्स, आप उनसे खर्चा रीइंबर्स करवा सकते हो। कौन सा खर्चा? जो कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, जो जनरल मीटिंग है, ये सारा खर्चा आप उनसे रीइंबर्स करवा सकते हो। क्लियर है ये बात? बच्चे, ही इज नॉट लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। क्या मतलब है इसका, आप मुझे बताओगे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नॉट लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। आपको याद है मैंने एक छोटा सा हिंट दिया था, इधर देखिए बच्चे, इधर मैंने आपको एक छोटी सी बात बोली थी कि मान लो हमारी कंपनी में 9 डायरेक्टर्स हैं इधर, तो यार 9 में से कम 2/3 जो होते हैं वो रिटायरिंग होते हैं और 1/3 जो होते हैं वो नॉन रिटायरिंग होते हैं। बताया था मैंने आपको। ये कह रहा है ही इज नॉट लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन, मतलब वो यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब वो यहाँ पे आएगा भाई, वो कहीं पे नहीं आएगा। इस 9 की लिमिट में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को काउंट नहीं किया जाएगा। याद रखना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रोटेशनल नॉन रोटेशनल में आता ही नहीं है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सेक्शन 152 के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। याद रहेगी ये बात सबको? गेटिंग माई पॉइंट में क्या कहना चाह रहा हूं? बच्चे बताए इसको कैसे लेते हैं? सर नॉट लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन, इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन रोटायरिंग में आएगा यहाँ पे, भाई यहाँ पे कहीं पे नहीं आएगा ये। याद रहेगा? ठीक है, इसको लिख लो, अपनी भाषा में लिखना है तो, अपनी लैंग्वेज में लिखना है तो लिख लो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर shall not be taken into account. Independent director shall not be taken into account. Independent director shall not be taken into account for the purpose of section 152 subsection 6.